नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। देहरादून से बड़ी खबर है, कांवड़ यात्रा कैंसिल की गई है। जारी हुआ है कैंसिल करने का आदेश। कोविड के चलते सरकार ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है। सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा अब नहीं होगी। हरिद्वार ऋषिकेश में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं, ऐसे में यहां पर इसको कैंसिल करने का आदेश दिया गया है। कोविड के चलते सरकार ने यहां पर यह बड़ा फैसला लिया है। सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा अब कैंसिल रहेगी। हरिद्वार ऋषिकेश में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में कांवड़िए वहां पर जाते हैं। और बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, बताइए, सरकार ने ये जो फैसला लिया है, क्या पूरी तरह से पाबंदी रहेगी या कुछ रियायत भी रहेगी? अनुपम, पूरी तरीके से कांवड़ यात्रा पे इस साल पाबंदी रहेगी। पिछले साल की तरह इस बार भी कोविड को देखते हुए पाबंदी लगाई गई है और अब इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया बाकायदा कि इस बार हरिद्वार ऋषिकेश या फिर गौमुख तो जो कांवड़िए पहुंचते थे वो इस बार कांवड़ में नहीं आ पाएंगे, यानी इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। हर साल उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है उसमें चाहे आपका बिजनौर का इलाका हो, उसमें बागपत का इलाका हो, उसमें यहाँ तक कि हरियाणा के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हो, दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड आते थे। लेकिन कोविड के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया कि इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी और 25 जुलाई से शुरू होनी थी, यानी सावन महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें ये प्रतिपदा से लेके और पूर्णिमा तक ये पूरी कांवड़ यात्रा चलती है, जिसमें तमाम श्रद्धालु पहुंचते थे। हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ तक गौमुख तक भी कांवड़ गंगाजल भरने पहुंचते थे कांवड़िए। लेकिन इस बार सावन के महीने में श्रद्धालुओं को दीपांकर, बिल्कुल हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और तमाम आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में कांवड़िए वहां पर पहुंचते थे। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की तरफ से या बाकी जगहों से वो अंदर एंट्री लेंगे तो क्या उनको वहां पर रोका जाएगा? हाँ बिल्कुल अनुपम, पूरी तरह पाबंदी रहेगी और खासतौर पे जो हरिद्वार या फिर जो यूपी से लगती हुई सीमा उत्तराखंड की है, वो चाहे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से लगने वाला इलाका हो या डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का इलाका हो या सहारनपुर का इलाका हो, इन सभी जगहों के बॉर्डर्स पे कोई एंट्री इस वक्त नहीं रहेगी। किसी भी कांवड़ियों को एंटर नहीं करने दिया जाएगा। और साल 2020 में भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू थे और इस बार भी जिस तरह कुंभ में भीड़ कम देखने को मिली, कुंभ तमाम प्रतिबंधों के साथ हुआ, इस बार का ये दूसरा जो बड़ा आयोजन है कांवड़ यात्रा का, वो भी इस साल कोविड की वजह से नहीं हो पाएगा। अनुपम, बिल्कुल दीपांकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दीपांकर हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। सीएम तीरथ सिंह रावत 3 दिन से दिल्ली में लगातार मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तीरथ सिंह रावत को हाईकमान की तरफ से दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा गया है। सीएम पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा गया है। वहीं राज्य सरकार में मंत्री सतपाल महाराज भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और जल्द ही उनकी भी पार्टी हाईकमान से मुलाकात हो सकती है। तो जेपी नड्डा अमित शाह से जो मुलाकात हुई थी उसके बाद तीरथ सिंह रावत को दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा गया है। तो दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत हैं। सतपाल महाराज भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और वो भी पार्टी के हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि जो उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का भी ऐलान कर दिया है, अभी से आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है। अब क्या उपचुनाव को लेकर यहां पर कोई रणनीति बन रही है या 2022 के मिशन को लेकर के कोई तैयारी हो रही है? क्योंकि सीएम तीरथ सिंह रावत को हाईकमान ने रोका है। सतपाल महाराज दिल्ली में ही मौजूद हैं और पार्टी हाईकमान से वो मुलाकात करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने जिस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात की, पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद उनको फिलहाल दिल्ली में ही रुकने के संकेत यहां पर दिए गए हैं। कि ये कहा गया है, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी है कि उनको कहा गया है कि दिल्ली में ही रुके। राजीव तिवारी बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या चल रहा है, जरा समझाइए आप दर्शकों को, और उपचुनाव के मसले पर क्या कोई बात बनती दिख रही है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने जो सांसद फ्लैट है वहीं पे मौजूद हैं
और वहाँ पे अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो उनके घर में कामकाज करने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल उनका जाने का प्रोग्राम था, 4 बजे वो देहरादून के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन पार्टी आला कमान के कहने पर वो अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस पर अभी संशय बरकरार है, क्योंकि तरह तरह की बातें सामने आ रही है पूरे देश में। अगर इनको जैसे कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह गाइडलाइन बना रखा कि अभी कहीं पे चुनाव नहीं कराया जाएगा, तो ऐसे में अगर उपचुनाव के लिए अगर परमिशन देता है चुनाव आयोग, तो देश भर में 25 ऐसी विधानसभा सीट हैं अलग अलग राज्यों में जहां पे परमिशन देने पड़ेंगे। 3 लोकसभा की सीट खाली है, 1 राज्यसभा की सीट खाली है। तो ऐसे में चुनाव आयोग केवल इनको परमिशन देता है तो कई तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। तो आगे क्या अब होता है, बीजेपी क्या करती है, क्या चुनाव आयोग जाती है इनको चुनाव लड़ाने के लिए, क्या इनकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो तमाम तरह के सवाल अभी उठ रहे हैं। अभी हम लोग को देखना होगा कि आगे अब क्या भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कदम होता है। जी, क्या संकेत मिल पा रहे हैं? क्या पार्टी की तरफ से इसको लेकर कुछ पहल की जा सकती है, कोई कदम आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जो स्थिति बनी हुई है, अगर ऐसे में जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर चुनाव लड़ाना होता तो पार्टी आलाकमान इनको सीधे कहते कि आप जाइए और जहां जो बात आ रही है कि गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे तो वहां पे अपनी चुनावी तैयारी कीजिए। और यहाँ पे पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल होता है, जैसे हर बार जाता है चुनाव आयोग से मिलता है और चुनाव कराने के लिए अपील करता है, तो इस तरह के फार्मूले तैयार किए जाते हैं, इस तरह के रोड मैप बनते हैं, लेकिन अभी इस तरह का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। राजीव, सतपाल महाराज के बारे में भी चर्चा चल रही है कि वो भी दिल्ली में ही है, पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं, इसको किस तरीके से समझा जाए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कल की बात है, कल इस तरह की खबर आ रही थी कि पार्टी आलाकमान ने उत्तराखंड से और भी 1-2 कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया, जिसमें सतपाल महाराज का भी नाम चल रहा था। सतपाल महाराज दिल्ली में मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि अगर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि अगर एक चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या सितंबर के बाद किसी विधायक को चेहरा बनाया जा सकता है या किसी विधायक को जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। जब तक कोई पार्टी आला कमान की तरफ से या मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है, तब तक हम लोग को इंतजार करना होगा कि क्या इस चुनाव में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर मुख्यमंत्री चुनाव में जाते हैं तो बातें साफ हो जाएंगी कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद के दावेदार और चेहरा यही बन सकते हैं तीरथ सिंह रावत। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर पीछे हट जाएंगे और सामने अब कौन आता है देखना होगा। तो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, इसको देखना जरूरी होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। तो दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत मौजूद हैं। पार्टी ने दिल्ली में ही रुकने के लिए फिलहाल उनसे कहा है। इधर उपचुनाव को लेकर क्या बातचीत बन रही है, क्या होना है, ये कुछ ही वक्त में साफ हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। टिहरी के प्रतापनगर में माजव गुलडियानी रोड बनकर तैयार हो गई है, लेकिन काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। लोग मुआवजे के लिए पीडब्ल्यूडी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वहीं बाकी अधिकारी बजट की कमी बता रहे हैं। निर्माणाधीन मोटर मार्ग माजव गुलडियानी, और इसको लगभग कई वर्षों से निर्माणाधीन है। और जिस पर जो कि पीडब्ल्यूडी बरवाड़ी के पास जो कार्यदायी संस्था है, लोक निर्माण विभाग बरवाड़ी है, और इस पर जो है कई वर्षों से अभी तक काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिला है। और जहाँ तक मुआवजे की बात है तो मुआवजा हमने इसमें आधे से ज़्यादा लोगों को बांट दिया है, कुछ बाकी है और उसकी फाइल हमने तैयार की थी। पिछली बार 95 लाख के आसपास थी, उसमें से हमें 35 लाख पिछले साल मिला था जो हमने लोगों को बांट दिया था, और जो रेस्ट 60 लाख के आसपास है वो इस समय डिमांड कर रखी थी। जैसे वो आता है वैसे हम लोगों को उसको मुआवजा बांट देंगे। तो ग्रामीणों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। ग्रामीण वहां पर मुआवजे की आस में हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि बजट की कमी का रोना रो रहे हैं। और देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। वेलहम बॉयज स्कूल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डलनवाला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रबंधक, प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बजरंग दल ने आरोप लगाया था, हिंदू बच्चों को हलाल का मीट परोसने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद यहां पर केस दर्ज किया गया है। और बातचीत करने के लिए सत्येंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है?
अनुपम, क्योंकि वेलम बॉयज स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है आज, जिसमें धारा 504 यानी कि शांति भंग करने का भी एक आरोप लगा है, जिसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और क्योंकि स्कूल के खिलाफ अभी बीते 2 दिन पहले बजरंग दल ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। बजरंग दल का ये मानना था कि स्कूल में जो हिंदू छात्र छात्राएं हैं उनको भी हलाल का मीट खिलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक टेंडर जारी किया था स्कूल की तरफ से। उस टेंडर को लेकर पूरी प्रतिक्रिया अभी देखने को आई थी और बजरंग दल ने काफी इसमें प्रदर्शन किया था, जिसके तहत आज मुकदमा दर्ज हो गया है स्कूल के खिलाफ। जी, तो क्या स्कूल के प्रबंध तंत्र से सत्येंद्र पूछताछ हो सकती है? आने वाले वक्त में गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब इसमें पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। पुलिस से हमारी जब बातचीत हुई तो पुलिस का भी ये कहना है कि अभी इसमें जो पहलू दिए हैं उन पहलुओं पे जांच होगी और जांच के बाद जो भी फाइंडिंग सामने आएगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब और जहां तक पूछताछ की बात है तो लगातार पुलिस प्रबंधक से बातचीत कर रही है और उनसे अब पूछताछ के लिए थाने भी बुलाया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कुमाऊं मंडल को गढ़वाल मंडल से जोड़ने वाली रोड उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, जिससे समय ज्यादा लगता है, वहीं ये सफर महंगा भी पड़ता है। ऐसे में लंबे समय से कवायद की जा रही कि राजकीय रोड राज्य से ही होकर गुजरे। इसके लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का रामनगर से कालागढ़ तक का पेंच समस्या बना हुआ है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की माने तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की सरकार तीनों पक्ष मिलकर ही इसे बना सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वे इसके लिए प्रयासरत हैं और उन्होंने विश्वास जताया कि ये रोड जरूर बनेगी। हम उस मार्ग के लिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी, पार्टी के तौर पे भी, सरकार के तौर पे भी हम लोग प्रयास किया था। अभी मैं लगातार इस प्रयास में हूँ कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार, अगर हम तीनों पक्ष मिल के कंडी मार्ग के लिए प्रयास करेंगे तो ज़रूर ये पूर्ण हो सकता है। और आप विश्वास रखिए, हम लोग, हमारी तीनों सरकारें मिलके इस मार्ग को बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस मार्ग को बनाएंगे। उत्तराखंड का अपना मार्ग होगा। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित सरकारी जमीन पर खनन माफियाओं द्वारा खनन किए जाने के मामले में अब विभागीय तकरार शुरू हो गई है। कॉलेज की जमीन पर खनन रोकने के लिए प्रशासन की ओर से चिकित्सा शिक्षा को लेटर भेजकर जमीन की देखरेख करने की बात कही गई है। वहीं विभाग के बचाव में उतरे कोटद्वार विधायक और मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि वर्तमान में जमीन की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी पुलिस और राजस्व विभाग की है। तो एक पत्रालेख एक संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी हमारे स्तर से किया गया है कि अपनी अपनी भूमि से संबंधित जो भी आपका, चाहे वो सेफ्टी वॉल हो, चाहे आपका जो है बाउंड्री वॉल हो, चाहे तार बाड़ हो, इसके माध्यम से अपनी भूमि को सुरक्षित रखने का प्रयास करना उनका भी एक प्राथमिक दायित्व है। तो ये इसका काम या तो खनन विभाग की जिम्मेदारी है या हमारे पुलिस की जिम्मेदारी है, राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है, और अगर वन क्षेत्र में कोई खनन हो रहा है ये वन विभाग की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। नैनीताल में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है, लेकिन पालिका स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों की भी जान खतरे में डाल रही है। पर्यटक नैनी झील में बोटिंग कर रहे हैं, लेकिन नाव यूनियन और पालिका न तो इन नावों को सैनिटाइज कर रही है और न ही लाइफ जैकेट दिए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हाँ, जो पर्यटक जो हमारे शहर में आ रहे हैं और अक्सर प्राय देखा जा रहा है कोई मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो इसके लिए हमने अभी आज ही अनाउंस गाड़ी से और लाउड स्पीकर के माध्यम से मस्जिद से, गुरुद्वारे से अनाउंस करा दिया, डीएसए मैदान से अनाउंस कराया, और ये हमारा अनाउंस के लिए कंटिन्यू चलता रहेगा, जिससे पब्लिक को अवेयर करके कि अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहने या सैनिटाइज अपना यूज। अल्मोड़ा जिले में तेजी से स्मैक और गांजे की तस्करी बढ़ी है। पिछले 1 महीने में ही दर्जन भर गांजे और स्मैक के तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। अब इन तस्करों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एसएसपी ने कहा कि पहाड़ के युवाओं को स्मैक की लत लगाई जा रही है, लेकिन पुलिस लगातार इसके खिलाफ अभियान चला रही है। लगातार जो है अल्मोड़ा में नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था। इस महीने उसमें सफलताएं और बढ़ी हैं, क्योंकि 5 मामले स्मैक के टोटल लगभग 62 ग्राम जो है
जिसमें बरामदगी हुई है, और 2 गांजे के मामलों में 64 kg के लगभग गांजा पुलिस ने पकड़ा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से स्वागत है। ब्रेक के बाद बद्रीनाथ के पांडुकेश्वर गांव निवासी सोमेश कुमार के 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सतोपंत झील पर साइकिल से पहुंचकर नया कीर्तिमान बनाया है। स्वर्गारोहिणी यात्रा के इस बेस कैंप में अब तक साइकिल से कोई नहीं पहुंचा है। यहां साइकिल से पहुंचने वाले वे पहले व्यक्ति हैं। इसके पहले सोमेश स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भारत के अंतिम गांव माणा से कन्याकुमारी की 4035 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कर चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के पंचकेदार की यात्रा भी सोमेश साइकिल से कर चुके हैं। सोमेश ने सतोपंत की 50 किलोमीटर की यात्रा 4 दिन में पूरी की। इसमें 25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी, जिसे सोमेश ने अपने हौसले के दम पर पूरा किया। 50 किलोमीटर की यह यात्रा 4 दिन में मैंने समाप्त की है और 25 किलोमीटर की चढ़ाई, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र सतोपंत। इससे पहले जब मैंने माना से कन्याकुमारी की यात्रा की थी, साथ ही पंचबद्री की यात्रा, और अब शायद मेरे ख्याल से भारत में ये पहली यात्रा होगी सतोपंत की यात्रा, 25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, और सफल रही।
हरिद्वार में कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले में एसआईटी ने एफआईआर में कूट रचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाली धारा 467 को भी बढ़ा दिया है। इस घोटाले में स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। एसआईटी अब तक 10 अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें कि सीडीओ की जांच कमेटी भी इस मामले की जांच कर रही है। राज्य में कोरोना से मौत को छुपाने का सिलसिला जारी है। अब फिर से 7 बैकलॉग डेथ को एडजस्ट किया गया है। मई और जून में हुई मौतों की रिपोर्ट जुलाई में हो रही है। वहीं नए कोरोना केस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 124 नए कोविड केस सामने आए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हुई है। राज्य में कोविड के 244 मरीज रिकवर हुए हैं और एक्टिव केस 1900 हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने हजारों घर बर्बाद कर दिए, लेकिन उत्तराखंड में मौत के आंकड़ों में घोटाले की बू आ रही है, क्योंकि जिस तरह मरने वालों के आंकड़े अब एडजस्ट किए जा रहे हैं, उसने फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि राज्य में कोरोना से आखिर कितने लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड के स्टेट कोविड कंट्रोल रूम को लगता है कि रोज की रिपोर्ट में मौत के आंकड़े किसी कोने में लिख दिए जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे मरने वालों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में मरीज अस्पताल में तो एडजस्ट नहीं हो पाए, लेकिन मरने वालों को यहां तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है। बुधवार को जनवरी से जून तक राज्य के अलग अलग अस्पतालों में मरने वाले 218 लोगों को एडजस्ट कर दिया गया। मौत जनवरी में हुई, लेकिन पता जून में लगा। इतने बुरे हाल पर जब सरकार के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया तो वही घिसा पिटा जवाब आया, जांच होगी। 218 के आसपास फिर मामले बैकलॉग के दिखाए गए, तो इसको सरकार ने गंभीरता से लिया, इस पर कार्रवाई की जाएगी और सारे सीएमओ को कह दिया गया है कि वो सभी अस्पतालों से संपर्क करके तत्काल इसको जो है पूरी जानकारी एकत्रित करें। सरकार ने जांच की बात कह दी, लेकिन जो जांच अब तक हुई उनमें क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। राज्य में 30 जून तक 7,316 लोग कोरोना से मर चुके हैं, जिनमें 1,210 ऐसे हैं जिनके बारे में अस्पताल चुप्पी साध गए। अब कांग्रेस इसे फर्जी रिपोर्ट घोटाले के बाद मौत का घोटाला बता रही है। राज्य सरकार की ध्वस्त पड़ी हुई स्वास्थ्य सेवाएं, ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, ये एक्सपोज ना हो, इसके लिए आपने जिस समय वो बतानी चाहिए थी मौतें, उस समय नहीं बताई और आप धीरे धीरे करके आपने 1200 मौतों का आंकड़ा अब तक केवल 17 मई से 30 जून तक इस 1.5 महीने में आपने 1200 मौतें नहीं जोड़ी हैं, जिनका खुलासा आप रोजाना नहीं कर रहे थे। मैं समझता हूं बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। कोरोना से मौत की दर के मामले में उत्तराखंड देश में टॉप पर रहा। लोग जब मरे तब मरे, इससे किसी अस्पताल, सीएमओ और डीएम को कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब जब चिता की राख खोजने से भी नहीं मिलेगी तो तब सुकून से मरने वालों के आंकड़े एडजस्ट किए जा रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कोटद्वार में मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग हो रही थी, लेकिन अचानक फॉगिंग मशीन में आग लग गई। आग में अचानक लपटें निकलने लगी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी में आग लग गई और कुछ ही देर में आग में जलकर पूरी गाड़ी खाक हो गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक आग ने पूरी तरह से गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया था। आग की भयावहता आप साफ देख सकते हैं। उत्तराखंड का एक्साइज डिपार्टमेंट 100 करोड़ की वसूली नहीं कर पाया, यानी जिस शराब को उत्तराखंड में कमाई का बड़ा जरिया माना जाता है, वहां एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसर सोते रहे। सबसे ज्यादा घपलेबाजी की बात अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और देहरादून जिले में सामने आई है। लगभग 100 करोड़ रुपए की जो एक्साइज की वसूली सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं करी और ये सरकार पर एक बहुत बड़ा वित्तीय घाटा हुआ है। सरकार को जवाब देना चाहिए वो 100 करोड़ रुपए का लाभ किसको मिला और सरकार का ये नुकसान। आबकारी आयुक्त को चाहिए था कि इस तरह की अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करें और इस तरह की नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ये भी संज्ञान में आया कि जो मंथली एक एमजीडी होती है, मंथली गारंटी है, वो भी तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की उसकी वसूली भी नहीं हो पाई है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ तत्काल जांच के आदेश दिए गए, उनको वसूली के लिए कहा गया और इस पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार में एकमात्र महिला मंत्री रेखा आर्य अधिकारियों से अपने विवादों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं।
और अब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने का लेटर आया तो बात को फिर हवा मिल गई। अब मंत्री खुद के बचाव के लिए अधिकारियों को नकारा बता रही हैं तो कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि उन्हें वक्त से पहले सत्ता मिल गई। सीनियर आईएएस राधा रतूड़ी हो या फिर आईएएस वी षणमुगम, इसके अलावा महिला बाल विकास में झरना कामठान और उप निदेशक सुजाता सिंह से भी विवाद। अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य अधिकारियों से अपने विवाद को लेकर खूब सुर्खियों में रही हैं। ताजा मामला अल्मोड़ा का आया तो इस बात को और भी बल मिल गया। अब दबी जुबान में अधिकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्य के साथ काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि मंत्री कहती है उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जनता को जवाब देना है, इसीलिए वो काम करेंगी भी और अधिकारियों से करवाएंगी भी। मैं अपने अधिकारियों को भी बहुत भली भांति जानती हूँ और मैं अपने कर्तव्यों को भी बहुत भली भांति जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि जनता का जो निर्देश है, जनता के जो काम है उसे कराना मेरा दायित्व है। उसमें अधिकारी अच्छा माने बुरा माने, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से जो हो सकता है उसे तो करना ही पड़ेगा। रेखा आर्य पर विपक्ष भी हमलावर है और कांग्रेस का कहना है कि जब वक्त से पहले सत्ता मिल जाए तो हाल यही होता है। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ मिल जाता है तो शायद ऐसे ही दिमाग चढ़ जाते हैं। मंत्री महोदया का ये नया विवाद नहीं है। मंत्री महोदया जब से भाजपा में पदासीन हुई हैं और मंत्री के पद पर आसीन हुई हैं, लगातार अधिकारियों को किस तरह से उन्होंने बहुत ही अपमानजनक तरीके से उनका रवैया उनके प्रति रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। रेखा आर्य का पीछा विवाद छोड़ते नहीं है और अब एक बार फिर विवाद के ही चलते रेखा का नाम सुर्खियों में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।